दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। हाँ, कह रहा है एक आदमी है वो प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। कह रहा है कि ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। हाँ, कह रहा है कि ताकि वह एक साल में कार खरीद सके। कह रहा है तो ज्ञात करें। कह रहा है कि तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। कह रहा है कि ज्ञात करिए। कह रहा है कि तो ज्ञात करिए उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। हाँ, खरीद सके। ठीक है दोस्तों, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है। हाँ, और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है वो प्रत्येक माह अपने वेतन का निश्चित भाग बचाता है एक साल में ताकि एक साल में वह कार खरीद सके। हाँ, मान लीजिए व्यक्ति जो है, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है कार को खरीदने के लिए एक साल में एक्स रुपए मंथली बचाता है। हाँ, एक बात बताइए, अगर व्यक्ति जो है कार को खरीदने के लिए मंथली मंथली एक्स रुपए बचा रहा है, अगर तो व्यक्ति जो है कार को खरीदने के लिए 12 महीने में मंथली एक्स रुपए बचा रहा है, तो बताइए 12 महीने में कुल कितना बचाएगा। कहोगे 12 महीने में कुल मिलाकर 12 एक्स रुपए बचाएगा। अगर एक महीने में एक्स रुपए बचा रहा है तो 12 महीने में 12 एक्स रुपए बचेगा। तो ये जो है ये क्या है कहोगे, ये वास्तव में कार की कीमत है। हाँ, कितने रुपए बचाएगा मतलब कितने रुपए में कार को खरीदेगा कहोगे। हाँ, तो ये क्या है कहोगे, ये कार की कीमत है। हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है तो ज्ञात करें। कह रहा है कि आगे कह रहा है ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। हाँ, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति 9 महीने में कार को खरीदने के लिए वाई रुपए बचाता है। मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है कार को 9 महीने के अंदर खरीदने के लिए मंथली वाई रुपए बचाता है। अगर दोस्तों व्यक्ति जो है कार को 9 महीने में खरीदने के लिए मंथली वाई रुपए बचाता है, तो 9 महीने में कुल कितना रुपए बचाएगा कहोगे। 9 महीने में देखा जाए तो 9 वाई रुपए बचाएगा। तो ये क्या है कहोगे, ये वास्तव में कार की कीमत है। और ये भी क्या है कहोगे, ये भी कार की कीमत है। तो दोनों क्या होंगे कहोगे, बराबर होंगे। तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ से काटा पीटी मचाकर एक्स और वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकालता हूँ, यहाँ पर 3 3 9 3 चौक 12, तो आएगा 3:4। हाँ, 3:4 आएगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू यदि 3 है तो वाई की वैल्यू 4 है। हाँ दोस्तों, एक्स को हमने क्या माना था दोस्तों, एक्स बराबर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, वाई बराबर क्या आ रहा है। अगर मैं तुलना करता हूँ तो एक्स बराबर 3 आ रहा है, वाई बराबर 4 आ रहा है। हाँ, इसका मतलब यही है कि व्यक्ति जो है 12 महीने में कार को खरीदने के लिए वो 3 रुपए बचाता था। हाँ, लेकिन उसी कार को व्यक्ति जो है 9 महीने में खरीदने के लिए वो 4 रुपए बचत करेगा। हाँ, 4 रुपए बचत करेगा। मतलब देखा जाए तो पहले की अपेक्षा बचत में 1 रुपए की वृद्धि करेगा। पहले 3 रुपए बचाता था 12 महीने में खरीदने के लिए, लेकिन उसी कार को 9 महीने में खरीदने के लिए उसे 4 रुपए बचत करना पड़ेगा। मतलब देखा जाए तो बचत में 1 रुपए की वृद्धि करेगा। हाँ, 1 यूनिट की वृद्धि करेगा। और ये वृद्धि किस पे करेगा कहोगे, 3 यूनिट पे करेगा। इसी में तो वृद्धि करेगा कहोगे। हाँ, तो 100 पे कितना करेगा। अगर मैं गुणा भाग करता हूं तो आएगा 33 सही 1/3%। मतलब देखा जाए तो अगर उसी कार को वो 9 महीने में खरीदना चाहता है तो उसे कुल मिलाकर बचत में 33 सही 1/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों इसी प्रकार इसी की जैसा एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा होगा। देखिए कह रहा है कि एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि तो ज्ञात करे कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। कह रहा है कि बताइए, कह रहा है कि तो ज्ञात करिए कि उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि वह उसी कार को 15 महीने में खरीद सके। हाँ, ठीक है। दोस्तों एक व्यक्ति है वो प्रत्येक माह अपने वेतन का निश्चित भाग बचाता है। हाँ, ताकि एक साल में कार खरीद सके। हाँ, मान लीजिए व्यक्ति जो है दोस्तों मंथली एक्स रुपए बचत करता है, जिससे मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति 12 महीने में कार को खरीदने के लिए 12 महीने में मतलब एक साल में, मान लीजिए व्यक्ति जो है एक साल में कार खरीदने के लिए मतलब 12 महीने में कार खरीदने के लिए मंथली एक्स रुपए बचत करता है। आप मुझे बताइए, अगर व्यक्ति जो है मंथली एक्स रुपए बचत कर रहा है तो 12 महीने में कुल कितना रुपए बचत करेगा कहोगे 12 एक्स रुपए बचत करेगा। हाँ, तो ये क्या है कहोगे, ये वास्तव में कार की कीमत है। कार की कीमत है। हाँ, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए
कि वह उसी कार को 15 महीने में खरीद सके। हाँ, मान लीजिए दोस्तों व्यक्ति जो है उसी कार को 15 महीने में खरीदने के लिए वाई रुपए बचत करता है। हाँ, अगर दोस्तों व्यक्ति जो है उसी कार को 15 महीने में खरीदने के लिए वाई रुपए बचत करता है तो 15 महीने में कितना बचत करेगा होगा? देखिए, अगर व्यक्ति जो है 15 महीने में कार को खरीदने के लिए उसी कार को खरीदने के लिए मंथली वाई रुपए बचत करता है तो 15 महीने में वो 15 वाई रुपए बचत करेगा। हाँ, 15 वाई रुपए बचत करेगा। तो ये क्या है कहोगे? ये वास्तव में कार की कीमत है, ये भी तो कार की कीमत है कहोगे। हाँ, तो दोनों तो बराबर होंगे कहोगे। हाँ, दोनों बराबर होंगे। ठीक है, मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब यहाँ से मैं एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 3 पचे 15, 3 चौक 12। इस प्रकार देखा जाए तो एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई कहोगे? 5/4 निकल कर आई। हाँ, मतलब देखा जाए तो अगर मैं तुलना करता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या है? 5 है और वाई की वैल्यू क्या है? 4 है। हाँ, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि व्यक्ति जो है 12 महीने में कार को खरीदने के लिए मंथली वो 5 रुपए बचत कर रहा है। हाँ, लेकिन अगर उसी कार को वो 15 महीने में खरीदना चाह रहा है तो वो वास्तव में उसे 4 रुपए बचत करना पड़ेगा मंथली। हाँ, मतलब देखा जाए तो पहले की अपेक्षा पहले की अपेक्षा अपनी बचत में मंथली 1 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। अगर उसी कार को देखा जाए तो अगर उसी कार को 15 महीने में खरीदना चाहता है तो बचत में मंथली 1 रुपए की कमी करनी पड़ेगी। पहले वो 5 रुपए बचत करता था लेकिन उसी कार को खरीदने के लिए 15 महीने में वो 4 रुपए बचत कर रहा है। मतलब मंथली देखा जाए तो वो अपनी बचत में 1 रुपए की कमी करनी पड़ेगी अगर उसे 15 महीने में खरीदना है। हाँ, कमी करनी पड़ेगी कितनी की कहोगे? 1 यूनिट की कमी करनी पड़ेगी अगर उसी कार को वो 15 महीने में खरीदना चाह रहा है। हाँ, ठीक है। और ये कमी किस पर करेगा कहोगे? 5 पे करेगा, 5 पे करेगा तो 100 पे कितना करेगा? हाँ, तो आएगा 20%। मतलब देखा जाए तो अगर व्यक्ति जो है कार को 15 महीने में खरीदना चाह रहा है, उसी कार को 15 महीने में खरीदना चाह रहा है तो उसे कुल मिलाकर बचत में 20% की कमी करनी पड़ेगी। 20% की कमी करनी पड़ेगी। यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? देखिए, कह रहा है कि ए, बी, सी व डी ने एक पेन 56 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 6 10 लाख कह रहा है एक ए, बी, सी व डी ने एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा। हाँ, आगे कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का 460% है। हाँ, 460% है। ठीक है, आगे कह रहा है जबकि ए सी डी का जो हिस्सा है बी के हिस्से का 366 सही 2/3% है। 366.66% का मतलब होता है 366 सही 2/3% है। हाँ, ठीक है। कह रहा था सी का हिस्सा ए बी डी के हिस्से का 40% है। हाँ, कह रहा कि बताइए डी का हिस्सा कितना है? हाँ, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ए बी व सी दोस्तों 4 लोग हैं। एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। उन्होंने मिलकर एक पेन 56 लाख रुपए में खरीदा। हाँ, आगे कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, कह रहा है बी सी और डी का जो हिस्सा है, बी सी डी का जो हिस्सा है, कह रहा है बी सी डी का हिस्सा जो है ए के हिस्से का, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का 460% है। हाँ, 460% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 460% की फ्रैक्शन जो होगी 23/5 होगी। हाँ, मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो 23/5 निकल कर आएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है कहोगे? देखिए अगर मैंने कहा कि अगर 460% की फ्रैक्शन 23/5 है तो इसका मतलब क्या कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है यदि कोई संख्या 5 है तो उसका 460% 23 होगा। 460% 23 होगा। हाँ, मैंने कहा कि बताइए अगर 460% की फ्रैक्शन 23/5 होती है तो आप मुझे बताइए 400 तो इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 5 है, यदि कोई संख्या हमारी 5 है तो उसका 460% 23 होगा। हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है बी सी डी एक मिनट कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, मैंने कहा तो वह ए के हिस्से का कह रहा है 460% है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों ए का जो हिस्सा है, जो ए का हिस्सा है वो कुल मिलाकर 5 यूनिट है। मान लीजिए दोस्तों ए का जो हिस्सा है वो कुल मिलाकर 5 यूनिट है। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि बी सी डी का जो हिस्सा है, मैंने कहा ए के हिस्से का 460% है, मतलब 23 यूनिट है कहोगे? हाँ, ठीक है। कह रहा है बी सी डी का जो हिस्सा है, मैंने कहा तो वह ए के हिस्से का 460% है, मतलब 23 से कहोगे? हाँ,
इस प्रकार ये देखा जाए तो क्या है कहोगे, ये बीसीडी और ए के हिस्सों का अनुपात है, क्योंकि इसका मतलब दोस्तों कह रहा है बीसीडी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का, कह रहा है बीसीडी का जो हिस्सा है ए के हिस्से का 460% है, मतलब 23 यूनिट है। मतलब अगर ए का हिस्सा 5 यूनिट है तो बीसीडी का हिस्सा क्या है, 23 यूनिट है। तो ये क्या है कहोगे, बीसीडी और ए के हिस्से का अनुपात है। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, आगे क्या कह रहा है कहोगे, देखिए मैंने कहा कि बताइए आगे क्या कह रहा है कहोगे, देखिए आगे कह रहा है जबकि ए सी डी का जो हिस्सा है बी के हिस्से का 366 सही 2/3% है, 366 सही 2/3%। कह रहा है ए सी डी का हिस्सा, कह रहा है ए सी डी है क्या है, हाँ कह रहा है ए सी और डी का जो हिस्सा है, कह रहा है ए सी डी का जो हिस्सा है बी के हिस्से का, कह रहा है ए सी डी का जो हिस्सा है बी के हिस्से का, ए सी डी का जो हिस्सा है बी के हिस्से का 366 सही 2/3% है। तो आप मुझे बताइए 366 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी, कहोगे देखिए, कहोगे देखिए 66 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 2/3। मैंने कहा हाँ 2/3 को कहोगे 3 में जोड़ेंगे तो आएगा 11/3, मतलब कहोगे मतलब इस मतलब देखा जाए तो 366 सही 2/3% की फ्रैक्शन 11/3 होगी। हाँ ठीक है। दोस्तों इसका मतलब क्या कहोगे, देखिए इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 3 है तो उसको 366 सही 2/3% हमारा 11 है, इसका मतलब यही है। मैंने कहा कि बताइए अगर 366 सही 2/3% की फ्रैक्शन 11/3 होती है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या हमारी 3 है तो उसको 366 सही 2/3% 11 है। हाँ तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए सी डी का हिस्सा, कह रहा है ए सी डी का जो हिस्सा है बी के हिस्से का 366 सही 2/3%। हाँ मान लीजिए दोस्तों बी का जो हिस्सा है वो 3 यूनिट है, मान लीजिए दोस्तों बी का हिस्सा जो है 3 यूनिट। हाँ अब दोस्तों क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ए सी डी का जो हिस्सा है, मैंने कहा कह रहा है बी के हिस्से का 366 सही 2/3% है, मतलब 11 यूनिट है कहोगे, हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो यदि बी का हिस्सा, इस प्रकार देखा जाए तो यदि बी का हिस्सा 3 यूनिट है तो ए सी डी का जो हिस्सा है वो 11 यूनिट है। तो ये क्या है कहोगे, ए सी डी और बी के हिस्से का अनुपात है, ए सी डी और बी के हिस्से का अनुपात है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, ठीक है। इसी प्रकार आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, देखिए आगे हमसे कह रहा है कि तथा कह रहा है कि आगे कि तथा सी कह रहा है सी का जो हिस्सा है, आगे कह रहा है सी का जो हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का 40% है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है सी का जो हिस्सा है, मैंने कहा कह रहा है ए बी डी के हिस्से का, कह रहा है सी का जो हिस्सा है ए बी और डी के हिस्से का 40%, यही तो कह रहा है, हाँ। आप मुझे बताइए 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए मैंने कहा कि बताइए 40%, 1 मिनट हो जाइए। मैंने कहा कि 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, देखिए 40% की फ्रैक्शन देखा जाए तो 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, तो 40% की फ्रैक्शन 2/5 होगी, हाँ 2/5 होगी। दोस्तों हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि सी का जो हिस्सा है, मैंने कहा कह रहा है कि सी का जो हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का, कह रहा है सी का जो हिस्सा है ए बी डी के हिस्से का 40% है। हाँ किसके हिस्से का कहोगे, ए बी डी के हिस्से का। हाँ ठीक है। तो 40% की फ्रैक्शन जो होती है 2/5 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि कोई संख्या 5 है तो उसका 40% 2 होगा। अब करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमसे कह रहा है सी का जो हिस्सा है, मैंने कहा कह रहा है कि ए बी डी के हिस्से का 40% है। मान लीजिए दोस्तों ए बी डी का जो हिस्सा है वो 5 यूनिट है, ठीक है। दोस्तों हमसे कह रहा है सी का जो हिस्सा है, मैंने कहा कह रहा है कि ए बी डी के हिस्से का 40% है, मतलब 2 यूनिट हो गया, हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो यदि ए बी डी के हिस्से की वैल्यू, हिस्सा जो है 5 यूनिट है तो सी के हिस्सा जो है 2 यूनिट है। तो ये क्या है कहोगे, सी और ए बी डी के हिस्से का अनुपात है। हाँ यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत है कहोगे, हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक पूरी तरीके से सहमत है, यहाँ तक हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, 1 मिनट हो जाइए। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गया, हाँ हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत है, हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं, ठीक है जी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो बी सी डी, दोस्तों पहले 1 मिनट रुकिए। दोस्तों बी सी डी और ए के हिस्से का अनुपात क्या होगा, देखिए 23/5। मतलब क्या होगा, मतलब यही है कि यदि बी सी डी को कुल मिलाकर 23 यूनिट रुपए मिले हैं तो एक मतलब क्या होगा, मतलब यही है कि यदि बी सी डी को कुल मिलाकर पेन में 23 रुपए लगे हैं तो ए के कुल मिलाकर ए 5 यूनिट रुपए लगे हैं। अगर बीसीडी के कुल मिलाकर 23 यूनिट रुपए लगे हैं तो ए के कुल मिलाकर 5 यूनिट रुपए मिले हैं। तो आप मुझे बताइए सबके कुल कितने रुपए मिले हैं, देखिए सबके देखा जाए तो सबका देखा जाए तो कुल मिलाकर 28 यूनिट रुपए लगे हैं।
दोस्तों बीसीडी के कुल मिलाकर 23 यूनिट रुपए लगे हैं पेन में। हाँ कि हाँ। ए के कुल कितने रुपए लगे हैं? तो ए के कुल मिलाकर 5 यूनिट रुपए लगे हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो ए बी सी डी चारों जो व्यक्ति हैं इनके कुल मिलाकर 28 यूनिट रुपए लगे हैं। हाँ कि हाँ। 28 यूनिट रुपए लगे हैं। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों हम अगर मैं देखूं अपने अनुसार, इसके अनुसार देखूं तो एबीसीडी का कुल मिलाकर 28 यूनिट रुपए लगे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 56 लाख रुपए लगे हैं। तो 28 यूनिट बराबर है 56 लाख के। कहोगे हाँ। तो एक यूनिट कितने के बराबर? कहोगे एक यूनिट बराबर 2 लाख के। हाँ। दोस्तों आप मुझे इसको देखकर बताइए ए के कुल कितने रुपए लगे हैं? कहोगे 5 यूनिट रुपए लगे हैं। एक यूनिट की वैल्यू 2 है, 2 लाख के बराबर है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितने की होगी? कहोगे 5 यूनिट की वैल्यू जो होगी 10 लाख के बराबर होगी। हाँ। मतलब देखा जाए तो ए के कुल मिलाकर इस पेन में 10 लाख रुपए लगे हैं। ए के कुल मिलाकर पेन में 10 लाख रुपए लगे हैं। हाँ। आप मेरी बात से सहमत कहोगे? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है कि ए के कुल मिलाकर 10 लाख रुपए लगे हैं। ठीक है। अब इस पर आ जाइए दोस्तों, ए सी डी और बी के हिस्से का अनुपात जो है 11/3 11/3 है। हाँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि ए सी डी के हिस्से कुल मिलाकर ए सी डी के कुल मिलाकर 11 यूनिट रुपए लगे हैं, 11 यूनिट रुपए लगे हैं, तो बी के कुल मिलाकर 3 यूनिट लगे हैं। हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो चारों व्यक्तियों को कुल मिलाकर, इसके हिसाब से देखा जाए तो चारों व्यक्तियों को कुल मिलाकर 14 रुपए लगे, 14 यूनिट रुपए लगे हैं। कहोगे हाँ। 14 यूनिट रुपए लगे हैं कुल मिलाकर पेन को खरीदने में। कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 56 लाख रुपए लगे हैं। मतलब 14 यूनिट बराबर 56 लाख के। कहोगे हाँ। तो एक यूनिट बराबर कितने लाख के? कहोगे एक यूनिट बराबर देखा जाए तो 4 लाख के। हाँ। दोस्तों बी के कुल कितना यूनिट लगा है रुपए? कहोगे 3 यूनिट लगा है। हाँ। एक यूनिट जो है 4 लाख के बराबर है, तो 3 यूनिट कितने के बराबर होगा? तो 12 लाख के बराबर होगा। मतलब देखा जाए तो इस पेन को खरीदने में बी के कुल मिलाकर 12 लाख रुपए लगे थे। बी के कितने रुपए लगे थे? कहोगे 12 लाख रुपए लगे थे। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। बी के कितने रुपए लगे थे? कहोगे 12 लाख रुपए लगे थे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब इस पर आ जाइए दोस्तों, सी और ए बी डी के हिस्से का अनुपात क्या है? 2:5 है। 2:5 है। हाँ। सी, एक मिनट रुक जाइए। दोस्तों सी और ए बी डी के हिस्से का अनुपात क्या होगा? 2:5 है। हाँ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि पेन को खरीदने में सी के 2 यूनिट रुपए लगे हैं, तो ए बी डी का कुल मिलाकर 5 यूनिट रुपए लगे। तो इस प्रकार अगर मैं इसके अनुसार देखूं तो एक चारों व्यक्तियों के कुल मिलाकर 7 यूनिट रुपए लगे हैं। कहोगे हाँ। पेन को खरीदने में 7 यूनिट रुपए लगे हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 56 लाख रुपए लगे, मतलब 7 यूनिट बराबर 56 लाख के। तो एक यूनिट बराबर कितने का? कहोगे एक यूनिट बराबर 7 8 56 8 लाख के। हाँ आप लोग हाँ। एक यूनिट बराबर कितने के? कहोगे 8 लाख के। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है। दोस्तों सी के कुल कितने रुपए लगे हैं? इसके हिसाब से बताइए सी के कुल कितने लगे हैं? कहोगे 2 यूनिट लगे हैं। एक यूनिट बराबर है, एक यूनिट बराबर है कितने के? कहोगे 8 लाख के। तो 2 यूनिट कितने के बराबर है? कहोगे 2 यूनिट बराबर होगा 16 लाख के। हाँ। मतलब वास्तव में देखा जाए तो सी के कुल मिलाकर पेन को खरीदने में 16 लाख रुपए लगे हैं। 16 लाख रुपए लगे हैं। हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों पहला जो व्यक्ति ए था उसका 10 लाख लगा है, दूसरा व्यक्ति जो बी था उसका 12 लाख लगा है पेन को खरीदने में, और तीसरा व्यक्ति जो है उसका 16 लाख रुपए लगा है। हाँ। तो तीनों व्यक्तियों के ये जो शुरुआती तीनों व्यक्तियों हैं, ये जो शुरुआती तीनों व्यक्ति हैं, इनके इनके कुल कितने रुपए लगे हैं पेन को खरीदने में? कहोगे देखिए 6 2 8 मैंने कहा, तो वह 3 3 6 1 2 3, तो 38 लाख रुपए लगा है इन लोगों को। हाँ। तीनों व्यक्तियों को कुल मिलाकर 38 लाख रुपए लगा है। हाँ। दोस्तों कुल मिलाकर चारों व्यक्तियों ने कुल मिलाकर 56 लाख लगाए थे पेन को खरीदने में। हाँ। उनमें से दोस्तों तीन व्यक्तियों ने 38 लाख लगाए थे। कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 18 लाख, तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि भैया 18 लाख चौथे व्यक्ति डी का लगा हुआ। कहोगे हाँ। पेन को खरीदने में चौथे व्यक्ति का कुल मिलाकर 18 लाख लगा हुआ। कहोगे हाँ। और हमसे यही तो पूछ रहा कि डी का हिस्सा क्या है? मतलब डी का हिस्सा कुल मिलाकर 18 लाख का है। हाँ। डी का हिस्सा कितना है? 18 लाख। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 37 सही 1/2%, 37 सही 1/2% की पहले बताइए फ्रैक्शन क्या होती है? कहोगे 3/8 होती है। कह रहा है यदि आयत की लंबाई 37 सही 1/2% मतलब 3/8 बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई को कह रहा है तथा चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए, 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, मतलब कह रहा है कि चौड़ाई जो है 1/5 कम कर दी जाए, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा? हाँ प्रॉब्लम। ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत की लंबाई जो है 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। हाँ।
तथा चौड़ाई को 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? हाँ, ठीक है दोस्तों। अगर चौड़ाई को दोस्तों चौड़ाई जो है 37 चौड़ाई जो है 37 दोस्तों लंबाई जो है आयत की जो लंबाई है 37 से 1/2% बढ़ाई जा रही है, मतलब 3/8 बढ़ाया जा रहा है। हाँ, अगर दोस्तों लंबाई जो है 3/8 बढ़ा दिया जाएगा तो लंबाई हो कितनी जाएगी? 11/8 हो जाएगी। हाँ भैया, अगर दोस्तों लंबाई जो है 3/8 बढ़ा दिया जा रहा है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 11/8 हो जाएगी, 11/8 हो जाएगी। हाँ भैया, क्या हो जाएगी? 11/8 हो जाएगी, 11/8 लंबाई हो जाएगी। यदि लंबाई कुल मिलाकर आयत की 8 यूनिट थी तो ऐसी स्थिति में 11 यूनिट हो जाएगी बढ़ाने के बाद। हाँ हाँ, ठीक है। मतलब आयत की लंबाई यदि कुल मिलाकर 8 यूनिट थी तो लंबाई बढ़ाने के बाद उसकी आयत की लंबाई 11 यूनिट हो जाएगी। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, ठीक है। आगे कह रहा है कि आगे हमसे कह रहा है कि चौड़ाई को जो है 20% कम कर दी जाती है, कहोगे हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों चौड़ाई को 20% अगर दोस्तों चौड़ाई जो है 20% कम कर दी जाती है, मतलब 1/5 कम कर दी जाती है तो चौड़ाई हो कितनी जाती है? कहोगे 4/5 हो जाती है। दोस्तों चौड़ाई जो है 20% कम कर दी जाती है, मतलब 1/5 कम कर दी जाती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो चौड़ाई जो है 4/5 हो जाती है। हाँ भैया, 4/5 हो जाती है। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि चौड़ाई हमारा 5 यूनिट था पहले, तो अब चौड़ाई हो जाती है 4 यूनिट। हाँ भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यही है कि यदि चौड़ाई पहले 5 यूनिट था तो अब चौड़ाई हो जाता है 4 यूनिट। हाँ भैया, दोस्तों पहले लंबाई इतना था और चौड़ाई इतना था, तब बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना तक होगा? देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार देखा जाए तो तब क्षेत्रफल हमारा कुल मिलाकर इतना था। हाँ भैया, पहले लंबाई इतनी थी, चौड़ाई इतनी थी, तब आयत का क्षेत्रफल वास्तव में इतना था। हाँ भैया, अब दोस्तों लंबाई 11 हो गई है और चौड़ाई 4 हो गई है, तब क्षेत्रफल कितना हो गया? होगा इतना हो गया है। हाँ भैया, पहले दोस्तों क्षेत्रफल आयत का इतना था, अब हो गया है इतना। मैं काटा पीटी मचा लू? कहोगे हाँ, काटा पीटी बता सकते हो। तो मैंने इससे ये काटा तो आया 2, 2 की मल्टीप्लाई 5 से किया तो आया 10। हाँ भैया, और ऊपर आया 11। इस प्रकार देखा जाए तो पहले क्षेत्रफल हमारा 10 यूनिट था, लेकिन लंबाई में बढ़ोतरी और चौड़ाई में कमी करने के कारण क्षेत्रफल हो गया है 11 यूनिट। हाँ भैया, तो इस प्रकार देखा जाए तो क्षेत्रफल में 1 की वृद्धि हो गई है, कहोगे हाँ, क्षेत्रफल में 1 की वृद्धि हो गई है। लेकिन हमसे कह रहा है कि बताइए कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो देखा जाए तो 1 यूनिट का परिवर्तन हुआ है, क्षेत्रफल में 1 यूनिट का परिवर्तन हुआ है। और ये परिवर्तन किस पर हुआ? होगा 10 पे हुआ है, परिवर्तन 10 में हुआ है। हाँ, 10 पर हुआ है तो 100 पे कितना हुआ होगा? इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं गुणा भाग करता हूं तो 10% निकल कर आएगा। मतलब देखा जाए तो क्षेत्रफल में लंबाई में वृद्धि करने के कारण और चौड़ाई में कमी के कारण क्षेत्रफल में कुल मिलाकर 10% का परिवर्तन हो गया है। हाँ, 10% का परिवर्तन हो गया है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, मतलब ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे, हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन को? देखिए कह रहा है कि यदि आयत की लंबाई 12 से 1/2% 12 से 1/2% की फ्रैक्शन होती है 1/8। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 12 से 1/2% मतलब 1/8 बढ़ा दी जाती है, 1/8 बढ़ा दी जाती है तथा चौड़ाई को 6 सही 2/3% कम कर दी जाती है, मतलब 1/15 कम कर दी जाती है, 1/15 कम कर दी जाती है, तो कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? हाँ, मतलब बदलाव होगा कितने परसेंट का? हाँ, दोस्तों एक आयत है और उसकी लंबाई जो है 12 से 1/2% बढ़ा दी जाती है, मतलब 1/8 की बढ़ोतरी कर दी जाती है उसकी लंबाई में। हाँ, अगर दोस्तों उसकी लंबाई में 1/8 की बढ़ोतरी कर दी जाती है तो उसकी लंबाई हो कितनी जाती है? कहोगे 9/8 हो जाती है, 9/8 हो जाती है। मतलब क्या कहोगे? देखिए इसका मतलब यही है, अगर लंबाई में बढ़ोतरी करने पर लंबाई उसकी 9/8 हो जाती है तो इसका मतलब यही है, अगर लंबाई में 1/8 की बढ़ोतरी करने पर उसकी लंबाई 9/8 हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि यदि लंबाई आयत की पहले 8 थी तो अब बढ़ोतरी करने के बाद 9 यूनिट हो जाती है। हाँ, तो इसका मतलब यही है कि यदि लंबाई आयत की पहले 8 थी तो बढ़ोतरी करने पर 12 से 1/2% की बढ़ोतरी करने पर उसकी लंबाई 9 यूनिट हो गई है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं, ठीक है। आगे कह रहा है तथा चौड़ाई 6 सही 2/3% कम कर दी जाती है। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। हाँ, कह रहा है चौड़ाई जो है 6 सही 2/3% मतलब 1/15 कम कर दी जाती है।
हाँ भैया, अगर दोस्तों चौड़ाई में 1/15 की कमी कर दी जाती है तो चौड़ाई हो कितनी आती है, कहोगे 14/15 हो जाती है। क्या 14/15 हो जाती है? इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि चौड़ाई पहले 15 यूनिट थी तो 6 सही 2/3% की कमी करने के बाद चौड़ाई जो हो गई है 14 यूनिट हो गई है। हाँ भैया। दोस्तों पहले लंबाई इतना था और चौड़ाई इतना था, तब क्षेत्रफल कितना तक हो गया? वास्तव में क्षेत्रफल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस प्रकार देखें तो पहले लंबाई इतना था और चौड़ाई इतना था, तो क्षेत्रफल वास्तव में इतना था। हाँ भैया। अब दोस्तों लंबाई इतनी हो गई है और चौड़ाई इतनी हो गई है, तो क्षेत्रफल वास्तव में इतना हो गया है। हाँ भैया। तो क्या मैं काटा पीटी मचा सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल। दोस्तों पहले क्षेत्रफल इतना था, अब क्षेत्रफल इतना हो गया है, तो क्या मैं काटा पीटी मचा सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल मचा सकते हो। तो मैंने मचा लिया यहाँ पर। ठीक है। 2 सत्ते 14, 2 चौके 8। ठीक है। मैंने 3 3 9, यहाँ पर भी कैंसिल हो रहा है। कहोगे हाँ, 3 3 9, 3 5 15। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो ऊपर निकल कर आया 21 और नीचे निकल कर आया 20। मतलब देखा जाए तो यदि पहले क्षेत्रफल आयत का 20 यूनिट था, तो लंबाई में बढ़ोतरी और चौड़ाई में कमी के करने के कारण क्षेत्रफल हो गया है 21 यूनिट। मतलब देखा जाए तो क्षेत्रफल में 1 यूनिट का बदलाव हो गया है। 1 यूनिट का बदलाव हो गया। हाँ भैया। 1 यूनिट का बदलाव हुआ और ये बदलाव किस पर हुआ? कहोगे ये बदलाव वास्तव में 20 पर हुआ है। तो 100 पे कितना? इस प्रकार आया 5%। मतलब देखा जाए तो लंबाई में 12 सही 1/2% की वृद्धि और चौड़ाई में 6 सही 2/3% की कमी करने के कारण क्षेत्रफल में 5% का परिवर्तन होगा। 5% का परिवर्तन होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए। कहोगे देखिए, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है 25%, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का प्रभाव, कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करिए। मतलब इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, हाँ, बदलाव होगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप उसका जवाब दीजिए। दोस्तों एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। एक दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है। आप मुझे बताइए जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए उसके क्षेत्रफल वास्तव में पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। हाँ, मैंने कहा ठीक है। जिसकी त्रिज्या आप मुझे बताइए जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए उसका क्षेत्रफल वास्तव में पाई स्मॉल आर स्क्वायर होगा। मैंने कहा कि दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए अगर दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो आपको आपस में इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात जो है, दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनके त्रिज्याओं के, दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो दोनों वृत्त के क्षेत्रफल का जो अनुपात है त्रिज्याओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो दो वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर है। आपको देखना है कि जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो क्या है? कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर है। मतलब त्रिज्याओं का जो अनुपात है उसके स्क्वायर के बराबर है। हाँ, मतलब त्रिज्याओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। हाँ, तो यही से आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है, यहीं से आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। दो या दो से अधिक वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है। त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। आपको ये चीजें ध्यान रखना है। ठीक है। और इस क्वेश्चन में इसका बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपको तेजी से सोल्व करना है आप दिमाग में ही बता सकते हैं कि उसका उत्तर क्या है। ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का प्रभाव पड़ेगा? हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, मतलब 25% की फ्रैक्शन जो होती है 1/4 होती है। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाए, मतलब 1/4 की, कह रहा है कि त्रिज्या में 1/4 की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर वृत्त की त्रिज्या में 1/4 की बढ़ोतरी कर देते हैं तो त्रिज्या हो कितनी जाएगी? को देखिए जब 1/4 की वृद्धि करेंगे तो त्रिज्या वास्तव में 5/4 हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 5/4 हो जाएगी।
वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो 5/4 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, देखिए इसका मतलब यही है कि यदि वृत्त की त्रिज्या वास्तव में 4 यूनिट थी, यदि वृत्त की त्रिज्या वास्तव में 4 यूनिट थी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि वृत्त की त्रिज्या वास्तव में 4 यूनिट थी, तो अब वृत्त की त्रिज्या वास्तव में 5 यूनिट हो जाएगी। हाँ हाँ। दोस्तों कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में यदि 1/4 की बढ़ोतरी कर दें तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। आप मुझे बताइए, अगर वृत्त की त्रिज्या में मैं 1/4 की बढ़ोतरी कर देता हूँ तो वृत्त की त्रिज्या हो कितनी जाएगी, हो जाएगी 5/4 हो जाएगी। इसका मतलब यही है कि यदि वृत्त की त्रिज्या वास्तव में 4 यूनिट थी, तो अब वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 5 यूनिट हो जाएगी। तो ये क्या है, ये वास्तव में त्रिज्याओं का अनुपात है। हाँ, तो आप मुझे बताइए, अगर ये त्रिज्याओं का अनुपात है, ये त्रिज्याओं का अनुपात है, तो क्षेत्रफल क्या क्या क्षेत्रफल का क्या अनुपात होगा, कहोगे देखिए 2 या 2 से अधिक वृत्त की त्रिज्या, कहोगे देखिए 2 या 2 से अधिक वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रकार अगर दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ये है, तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 25:16 होगा, 25/16 होगा। हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है, इसका मतलब यही है दोस्तों, पहले वृत्त की त्रिज्या ये थी और उसके बाद हो गई है परिवर्तन, उसके बाद त्रिज्या में परिवर्तन वृद्धि करने के बाद त्रिज्या ये हो गई है। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो ये क्या है, तो ये त्रिज्याओं का अनुपात है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, 25:16 होगा। इसका मतलब यही है कि पहले वृत्त की त्रिज्या, इसका मतलब यही है कि यदि पहले वृत्त का क्षेत्रफल वास्तव में 16 यूनिट था, लेकिन त्रिज्या में परिवर्तन करने के कारण, त्रिज्या में 25% बढ़ोतरी करने के बाद वृत्त का क्षेत्रफल वास्तव में 25 यूनिट हो गया है। हाँ, जिस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल 16 यूनिट था, लेकिन त्रिज्या में 25% बढ़ोतरी होने के कारण, बढ़ोतरी करने के कारण वृत्त का क्षेत्रफल वास्तव में 25 यूनिट हो गया है। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल में 9 यूनिट की वृद्धि हो गई, मतलब 9 यूनिट का परिवर्तन हो गया। हाँ, और ये परिवर्तन किस पर हुआ, होगा पुराने पे हुआ होगा, पुराने क्षेत्रफल पर हुआ होगा। हाँ, मतलब 16 पे हुआ है परिवर्तन, होगा हाँ, तो 100 पे कितना, दो तो 4 से अगर मैं काटता हूँ 25 9 225 होता है, 225 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ तो आएगा 56 सही 1/4%। 56 सही 1/4% आएगा। मतलब देखा जाए तो त्रिज्या में, वृत्त की त्रिज्या में 25% बढ़ोतरी होने की वजह से क्षेत्रफल में 56 सही 1/4% का परिवर्तन आ जाएगा। हाँ, 56 सही 1/4% का परिवर्तन आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं, क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, 20% की फ्रिक्शन जो होती है 1/5, कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में यदि 1/5 की बढ़ोतरी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। हाँ, आप मुझे बताइए, अगर मैं किसी वृत्त की त्रिज्या में, अगर तो किसी वृत्त की त्रिज्या में 1/5 की बढ़ोतरी हम कर देते हैं तो वृत्त की त्रिज्या होल कितनी होगी, तो 6/5 हो जाएगी। हाँ, दोस्तों किसी वृत्त की त्रिज्या में यदि हम 20% की मतलब 1/5 की बढ़ोतरी कर देते हैं तो उसकी वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो वह देखिए अगर वृत्त की त्रिज्या में आप 1/5 की बढ़ोतरी कर देते हैं तो वृत्त की त्रिज्या वास्तव में 6/5 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि वृत्त की त्रिज्या वास्तव में पहले 5 यूनिट थी तो अब वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 6 यूनिट। हाँ, तो ये क्या है, तो ये वास्तव में त्रिज्याओं का अनुपात है। हाँ, दोनों स्थितियों में त्रिज्याओं का अनुपात है, मैंने कहा ठीक है। तो आप मुझे बताइए, अगर त्रिज्याओं का अनुपात ये है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात तो देखिए 2 या 2 से अधिक वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। अगर ये वृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात है तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो 36:25 होगा। मतलब होगा, मतलब देखा जाए तो यदि वृत्त का क्षेत्रफल पहले 25 यूनिट था तो त्रिज्या में 20% बढ़ोतरी करने के बाद उसका क्षेत्रफल हो गया है 36 यूनिट। दोस्तों पहले वृत्त का क्षेत्रफल 25 यूनिट था, लेकिन त्रिज्या में बढ़ोतरी करने की वजह से उसका क्षेत्रफल हो गया 36 यूनिट। तो इस प्रकार देखा जाए तो क्षेत्रफल में 11 यूनिट का परिवर्तन आ गया है, और ये परिवर्तन किस पर आया, 25 पर आया है। हाँ, 25 पर आया है, 25 पर ही तो वृद्धि हुई है, कहोगे हाँ, तो 100 पे कितने की हुई होगी। अगर मैं गुणा भाग करता हूं तो 25 चौके 100 आएगा 44। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो त्रिज्या में 20% परिवर्तन की वजह से उसके क्षेत्रफल में कुल मिलाकर 44% का परिवर्तन आ जाएगा, मतलब प्रतिशत प्रभाव जो होगा वो 44% का होगा। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, क्योंकि देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 40%, कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि की जाए तब उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। यही तो कह रहा है हाँ। दोस्तों जिस प्रकार 2 या 2 से अधिक वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, उसी प्रकार 2 या 2 से अधिक वर्गों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। दोस्तों जिस प्रकार
दो या दो से अधिक वृत्तों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, उसी प्रकार दो या दो से अधिक वर्गों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की फ्रैक्शन जो होती है 2/5 होती है, चाहे मैं 40% कहूँ चाहे 2/5 कहूँ, बात एक ही है। कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 40% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 2/5 की वृद्धि कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। हाँ, कह रहा है कि दोस्तों किसी वर्ग की भुजा में 2/5 की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं वर्ग की भुजा में 2/5 की वृद्धि कर देता हूँ तो वर्ग की भुजा हो कितनी होगी, तो वह 7/5 होगी। क्या 7/5 होगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि वर्ग की भुजा पहले 5 यूनिट थी तो अब वर्ग की भुजा वास्तव में 7 यूनिट हो जाएगी। हाँ, कितनी हो जाएगी, 7 यूनिट हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि वर्ग की भुजा पहले 5 यूनिट थी तो 40% की वृद्धि करने के बाद वर्ग की भुजा वास्तव में 7 यूनिट हो जाएगी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो ये क्या है, कहोगे ये वास्तव में वर्ग की भुजाओं का अनुपात है, दोनों स्थिति में वर्ग की भुजाओं का अनुपात है। अगर तो वर्ग की भुजाओं का अनुपात ये है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कहोगे देखिए दो या दो से अधिक वर्गों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। अगर वर्ग की भुजाओं का अनुपात ये है तो इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा 49/25 होगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यदि वर्ग, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यदि वर्ग का क्षेत्रफल पहले 25 यूनिट था तो भुजा में 40% वृद्धि होने की वजह से वर्ग का क्षेत्रफल वास्तव में 49 हो गया। अब तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले क्षेत्रफल 25 यूनिट था, अब हो गया है 49। इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर क्षेत्रफल में 24 यूनिट की वृद्धि हो गई है, कहोगे हाँ 24 यूनिट का परिवर्तन हो गया, कहोगे हाँ। और ये परिवर्तन किस पर हुआ, कहोगे 25 पर हुआ है। तो 100 पे कितने का हुआ होगा, 100 पे कितने का हुआ होगा, 25 चौके 100, 24 चौके 96। इस प्रकार देखा जाए तो क्षेत्रफल में कुल मिलाकर 96 का परिवर्तन, 96% का परिवर्तन हो गया है। हाँ तो हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो भुजा में वृद्धि होने की वजह से, भुजा में वृद्धि करने की वजह से क्षेत्रफल में कुल मिलाकर 96% का परिवर्तन आ चुका है। हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को बनी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। अगला दोस्तों क्वेश्चन करिए, क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है यदि किसी वर्ग की भुजा में 37 की वृद्धि कर दी जाए, वृद्धि बढ़ाई जाए तो वर्ग के परिमाप में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। हाँ, वर्ग के परिमाप में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा, ये भी जानने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इससे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक वर्ग है, मान लीजिए दोस्तों एक वर्ग है जिसकी जिसकी साइड जो है ए है। ठीक है, जिसकी साइड ए है। ठीक है, एक दूसरा वर्ग है जिसका साइड जो है बी है। मान लीजिए दोस्तों एक वर्ग है जिसका साइड ए है और एक दूसरा वर्ग है जिसका साइड बी है। ठीक है, आप मुझे बताइए दोनों वर्गों के भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ए अनुपात बी होगा, ए अनुपात बी होगा। मेरे को ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए जिस वर्ग की भुजा ए है उसका परिमाप क्या होगा। देखिए वर्ग का परिमाप होता है भुजा 4 इंटू साइड होता है। इस प्रकार देखा जाए तो जिस वर्ग की भुजा ए है उसका परिमाप वास्तव में 4a होगा। हाँ, 4a होगा, बिल्कुल ठीक है। इसी प्रकार आप मुझे बताइए जिस वर्ग की भुजा वास्तव में बी है उसका परिमाप क्या होगा, तो 4b होगा। तो आप मुझे बताइए इस प्रकार देखा जाए तो पहले वर्ग का जो परिमाप होगा 4a होगा, दूसरे वर्ग का परिमाप जो होगा 4b होगा। दोनों वर्गों के परिमापों का अनुपात क्या होगा, देखिए इसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा एक दूसरे को। तो मैंने डिवाइड कर दिया तो निकल कर आया ए अनुपात बी। हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों वर्गों के इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो दोनों वर्गों के परिमापों का जो अनुपात है वो क्या है, ए अनुपात बी है। मतलब जो भुजाओं का अनुपात है वही परिमापों का भी अनुपात है। हाँ, मतलब वास्तव में दो या दो से मतलब देखा जाए तो जो वर्गों की भुजाओं का अनुपात है वही वास्तव में क्या है, इनके परिमापों का भी अनुपात है। हाँ, तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक है। यहीं से आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक वर्गों के परिमाप जो होता है, वर्गों का परिमाप का अनुपात जो होता है उसकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक वर्गों के परिमापों का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। आपको देख रहे हैं कि वर्गों के परिमापों का जो अनुपात है वो भुजाओं के अनुपात के बराबर है। हाँ, तो यहीं से आपको ध्यान रखना है कि दो या दो से अधिक वर्गों के परिमापों का जो अनुपात होता है उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 37 सही
1/2% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 3/8 की वृद्धि कर दी जाए, तो वर्ग के परिमाप में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? हाँ, दोस्तों हमसे कह रहा है कि किसी वर्ग की भुजा में 37.2% की वृद्धि कर दी जाए, मतलब 3/8 की वृद्धि कर दी जाए, तो परिमाप में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? आप मुझे बताइए, अगर मैं वर्ग की भुजा में 3/8 की वृद्धि कर देता हूँ, तो वर्ग की भुजा हो कितनी जाएगी? होगा 11/8 हो जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि वर्ग की भुजा पहले 8 थी, वर्ग की भुजा पहले 8 थी, तो अब वर्ग की भुजा वास्तव में 11 यूनिट हो जाएगी। हाँ, तो ये क्या है? कहोगे ये वास्तव में कुछ और नहीं, ये दोनों स्थितियों में वर्ग की भुजाओं का अनुपात है, वर्ग की भुजाओं का अनुपात है। हाँ, हमसे पूछ क्या रहा है? कहोगे हमसे कह रहा है कि बताइए इनके परिमाप, वर्ग के परिमापों में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? हाँ, अगर दोस्तों ये वास्तव में वर्गों की भुजाओं का अनुपात है, तो इनके परिमाप तो दोनों वर्गों के, दोस्तों अगर ये वर्गों के भुजाओं का अनुपात है, तो परिमापों का अनुपात क्या होगा? देखिए, दो या दो से अधिक वर्गों के परिमापों का जो अनुपात होता है, वो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। अगर ये वास्तव में भुजाओं का अनुपात है वर्ग के, तो यही वास्तव में इनके परिमापों का भी अनुपात होगा। मतलब देखा जाए तो ये क्या है? तो दोनों दोनों वर्गों के दोनों वर्गों के दोनों वर्गों के परिमापों का अनुपात है। हाँ, हमने कहा ठीक है। इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि यदि पहले वर्ग का परिमाप वास्तव में कुल मिलाकर 8 यूनिट है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप कुल मिलाकर, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि पहले वर्ग का परिमाप 8 यूनिट था, लेकिन लेकिन भुजा में 37.2% वृद्धि होने की वजह से वर्ग का परिमाप हो गया 11 यूनिट। हाँ, दोस्तों आप मुझे बताइए, पहले वर्ग का परिमाप 8 यूनिट था, अब हो गया 11 यूनिट। इस प्रकार देखा जाए तो परिमाप में कुल मिलाकर 3 यूनिट की वृद्धि हो गई है। कहोगे हाँ, और ये वृद्धि किस पर हुई है? कहोगे 8 पर हुई है। हाँ, इस प्रकार 100 पे कितनी हुई होगी? कहोगे इतनी हुई होगी। हाँ, अब मैं गुणा भाग कर लेता हूँ। 4 से मैं इसे काटता हूँ तो 75 आएगा, 75 को मैं 2 से भाग करूंगा तो आएगा 37.2%। हाँ, 37.2% आएगा, 37.2% आएगा। हाँ, हाँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 37.2% की वृद्धि कर दी जाए, तो वर्ग के परिमाप में 37.2% की वृद्धि हो जाएगी। हाँ, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इस प्रकार के क्वेश्चन में, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में केवल मैं वर्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वर्ग की ही बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों जितनी की वृद्धि कर दी जाएगी, की जाएगी वर्ग के क्वेश्चन में, उतना ही वास्तव में परिमाप में भी परिवर्तन होगा। जैसे 37.2% की यहाँ पर वृद्धि की गई है, तो वर्ग के परिमाप में भी 37.2% का ही परिवर्तन होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अब आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक नोट करके कुछ लिखा गया है। हो गया, हाँ, देखिए क्या लिखा गया है। कह रहा है कि दो बेलन के आयतनों का अनुपात, उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात, कह रहा है दो बेलन के आयतनों का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात और उनकी ऊंचाई के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। कह रहा है दो बेलन के आयतन का जो अनुपात होता है, उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात और उनकी ऊंचाई के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक बेलन है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, और ऊंचाई जो है, जिसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है, और ऊंचाई जो है कैपिटल एच। ठीक है, एक दूसरा बेलन है जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है, और त्रिज्या और ऊंचाई जो है कैपिटल स्मॉल एच। ठीक है, आप मुझे बताइए जिस बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है, ऊंचाई एच है, उस बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए उस बेलन का आयतन जो होगा, तो देखिए बेलन का जो आयतन होता है पाई आर स्क्वायर होता है। इस प्रकार देखा जाए तो जिस बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर है और ऊंचाई कैपिटल एच है, उस बेलन का जो आयतन होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच होगा। हाँ, हमारे व्यक्ति को इसी प्रकार आप मुझे बताइए जिस बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर है और त्रिज्या स्मॉल एच है, उस बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए उस बेलन का आयतन जो होगा पाई 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 स्मॉल आर स्क्वायर एच होगा। हाँ, मैंने कहा दोनों बेलन के आयतन का अनुपात क्या होगा? देखिए पहले बेलन का अनुपात ये है, तो देखिए पहला बेलन का आयतन ये है, दूसरे बेलन का आयतन ये है। मैंने कहा कि ये मत बताइए, मैंने कहा कि दोनों बेलन के आयतन का अनुपात बताइए। तो देखिए अगर आयतन का अनुपात निकालना है तो आपको एक दूसरे को भाग करना पड़ेगा। अब अगर मैं भाग देता हूँ तो ये निकल कर आएगा। हाँ, ठीक है, इस प्रकार देखा जाए तो दोनों बेलन के आयतन का अनुपात जो निकल कर आया कैपिटल आर स्क्वायर
कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच अपॉन कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच के बराबर एच निकल कर आया है। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच अपॉन स्मॉल एच हो गया, लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं, ये क्या है हो गया, ये दोनों बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है। और ये क्या हो गया, ये वास्तव में दोनों बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात है, दोनों बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात है। हाँ भैया। दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है और ये वास्तव में दोनों बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात है। हाँ भैया। मतलब देखा जाए तो दोनों बेलन के, दोस्तों ये क्या है हो गया, ये दोनों बेलन के आयतन का अनुपात है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों बेलन का जो आयतन का अनुपात है वो वास्तव में त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात और ऊंचाई के वर्गों के अनुपात के गुणनफल के बराबर है। हाँ, तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि दो बेलन के आयतन का अनुपात जो होता है, दो बेलन के आयतन का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात और उनकी ऊंचाई के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, ये अगर आपको ध्यान रहता है तो आप बहुत तेजी से इस पर बने हुए क्वेश्चन को परसेंटेज में बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उससे कटापेटी बचाना पड़ेगा। ठीक है, और वैसे बहुत तेजी से अगर आपको ये ऐसे पता है तो आप बहुत तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इस पर क्वेश्चन एक ले लेते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। ठीक है, कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार त्रिज्या, कह रहा है किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है, मतलब त्रिज्या में 2/5 की बढ़ोतरी कर दी जाती है। कह रहा है कि किसी बेलन की आधार की त्रिज्या में 2/5 की वृद्धि कर दी जाती है। अगर 2/5 की वृद्धि कर दी जाती है तो आधार की त्रिज्या में 2/5 की वृद्धि कर दी जाती है तो आधार की त्रिज्या 7/5 हो जाएगी। आपको अच्छी तरीके से पता है कब, यहाँ कह रहा तथा ऊंचाई में 37.2% की घटोतरी कर दी जाती है। हाँ, मतलब 3/8 की घटोतरी कर दी जाती है। तो अगर दोस्तों 3/8 की घटोतरी कर दी जाती है तो ऊंचाई जो हो जाएगी 5/8 हो जाएगी। हाँ, ठीक है, आगे कह रहा है तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। कह रहा है कि तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए। कह रहा है कि तो इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करिए, मतलब आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। हाँ, ठीक है दोस्तों, एक लंबवृत्तीय बेलन है और उसकी त्रिज्या में 40% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 2/5 की वृद्धि कर दी जाती है। आप मुझे बताइए, अगर बेलन की त्रिज्या में 2/5 की वृद्धि कर दी जाती है तो बेलन की त्रिज्या हो कितनी जाती है, 7/5 जाती है। क्या हो जाती है, 7/5 हो जाती है। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वास्तव में यही है कि यदि बेलन की त्रिज्या पहले 5 यूनिट थी तो बेलन की त्रिज्या में वृद्धि करने के बाद 40% वृद्धि करने के बाद बेलन की त्रिज्या 7 हो गई है। तो ये क्या है, ये वास्तव में त्रिज्याओं का अनुपात है। ये बेलन दोनों स्थितियों में बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है। अगर ये बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात है तो ऐसी स्थिति में त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात क्या होगा, त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात जो होगा वास्तव में 49/25 होगा। 49/25 होगा। दोस्तों ये क्या है, ये वास्तव में त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात है। ये क्या है, बेलन की त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात है। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों ये क्या है, ये त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात है। ये त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा इसकी आगे कह रहा है कि ऊंचाई में 37.2% की कमी कर दी जाती है, मतलब 3/8 की कमी कर दी जाती है। अगर देखो ऊंचाई में 3/8 की कमी कर दी जाती है तो ऊंचाई हो कितनी जाती है, 5/8 जाती है। ऊंचाई कितनी जाती है, 5/8 जाती है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि यदि पहले ऊंचाई बेलन की 8 यूनिट थी तो कमी करने के बाद, ऊंचाई में कमी करने के बाद बेलन की ऊंचाई हो गई है 5 यूनिट। हाँ, बेलन की ऊंचाई हो गई है 5 यूनिट। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये ऊंचाई दोनों स्थिति में बेलन की ऊंचाई का अनुपात है। हाँ, ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि बताइए आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ, बेलन के आयतन में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ। हाँ, ठीक है, तो कहोगे देखिए, तो दोस्तों ये वास्तव में क्या है, ये वास्तव में त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात है। ये क्या है, ये ऊंचाई का अनुपात है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो या दो से अधिक बेलन के आयतन का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात और उनकी ऊंचाई के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। हाँ, पता है कि नहीं कहोगे? हाँ, मैंने कहा ठीक है। तब आप मुझे बताइए दोस्तों, ये क्या है, ये वास्तव में बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात का स्क्वायर है। ये बेलन की त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात है। ये क्या ऊंचाई का अनुपात है। तो आप मुझे बताइए
तो आप मुझे बताइए क्षेत्रफल का अनुपात क्या क्या होगा। देखिए अगर आप बेलन की त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात की मल्टीप्लाई बेलन की ऊंचाई के अनुपात की मल्टीप्लाई बेलन अगर कहोगे। देखिए अगर आप बेलन की त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात और बेलन की ऊंचाई के अनुपात की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको बेलन के आयतन का अनुपात मिल जाएगा। मैं ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ पर की। इस प्रकार देखा जाए तो पहले बेलन का आयतन वास्तव में इतना था, अब वास्तव में बेलन का आयतन इतना हो गया है। हाँ, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पर ये मिला, मतलब बेलन का आयतन पहले वास्तव में इतना था, अब हो गया है इतना। हाँ, अब मैं इसे सोल्व कर ले रहा हूँ। तो 5 से ये कर सकता है कहोगे। हाँ, 5 से ये कर सकते हैं, कर लिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। और कुछ कर सकता है कहोगे नहीं। दोस्तों ऊपर देखें तो 49 आ रहा है, ऊपर देखा तो 49 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है कहोगे। नीचे वास्तव में 5 अट्ठे 40 आ रहा है। हाँ, क्या आ रहा है 40 आ रहा है। इस प्रकार देखे तो पहले बेलन का आयतन वास्तव में 40 था, अब हो गया है 49। इस प्रकार देखे तो पहले बेलन का आयतन 40 था, अब हो गया है 49। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इस प्रकार देखा जाए तो बेलन के आयतन में कुल मिलाकर 9 यूनिट का परिवर्तन हो गया है कहोगे। हाँ, और ये परिवर्तन किस पर हुआ कहोगे। 40 पर हुआ है। तो 100 पे कितने का हुआ होगा तो वह 0 से 0 कैंसिल होगा। मैंने कहा हाँ, तो वह 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 नी 45, 45 अपॉन 2 आ रहा है, और 45 अपॉन 2 को सोल्व करेंगे तो 22 सही होगा, तो 2 आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो आयतन में कुल मिलाकर 22 सही बटी 2% का परिवर्तन आ गया। 22 सही बटी 2% का परिवर्तन हो गया। आप मेरी बात से सहमत हो गए। हाँ दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि दो या दो से अधिक बेलन के आयतन का जो अनुपात होता है उनकी त्रिज्याओं के अनुपात और उनकी ऊंचाई के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। पता है कि नहीं कहोगे। हाँ दोस्तों, ये क्या है कहोगे, त्रिज्याओं के स्क्वायर का अनुपात है, ये क्या है कहोगे, गुणनफल का अनुपात है। ये वास्तव में ऊंचाई का अनुपात है। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा कहोगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा क्यों कहोगे। देखिए दो या दो से अधिक बेलन के आयतन का जो अनुपात होता है त्रिज्याओं के स्क्वायर के अनुपात और बेलन की ऊंचाई के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आयतन का अनुपात मिलेगा कहोगे। हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो आया आयतन का अनुपात ये। मतलब यदि बेलन का आयतन पहले इतना था तो अब हो गया है इतना। अब मैं सोल्व करता हूँ तो ये निकल रहा है। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी कर लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल, कह रहा है कि तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी है। हाँ, ठीक है। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों एक आयत था और उसकी लंबाई मैंने बढ़ाकर 5 मीटर कर दी है। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों एक आयत है और एक मिनट होगी। मान लीजिए दोस्तों एक आयत है और उसकी लंबाई 5 यूनिट है। ठीक है, और उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल है वो 20 यूनिट है। तो आप मुझे बताइए चौड़ाई कितनी होगी कहोगे। देखिए आप क्षेत्रफल कहोगे, देखिए इस क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई दोनों मौजूद है। अगर आप लंबाई से डिवाइड करते हैं तो चौड़ाई मिलेगा और चौड़ाई से आप डिवाइड करते हो तो लंबाई मिलेगा। मैंने कहा हाँ कहोगे। देखिए अगर मैं क्षेत्रफल को लंबाई से डिवाइड कर देता हूँ, लंबाई मतलब 5 से डिवाइड कर देता हूँ तो आएगा चौड़ाई। मतलब चौड़ाई वास्तव में अगर आयत का क्षेत्रफल 20 यूनिट है और लंबाई 5 यूनिट है तो वास्तव में आयत की चौड़ाई वास्तव में 4 यूनिट होगी। ठीक है, इसी प्रकार आप मुझे बताइए अगर आयत की चौड़ाई वास्तव में 10 यूनिट है और क्षेत्रफल 20 यूनिट है तो लंबाई कितनी होगी कहोगे। देखिए ये जो क्षेत्रफल है इसके अंदर लंबाई भी मौजूद है और चौड़ाई भी मौजूद है। अगर आप इसे चौड़ाई से डिवाइड करते हो तो लंबाई मिलेगा, लंबाई से डिवाइड करोगे तो चौड़ाई मिलेगा। मैंने हाँ कहोगे। देखिए 20 को अगर मैं कहोगे, देखिए इस एरिया को अगर मैं चौड़ाई से मतलब 10 से डिवाइड कर देता हूँ लंबाई मिलेगा। तो इस प्रकार लंबाई निकल कर आया। तो हाँ, आप मेरी बात से सहमत कहोगे। इसी प्रकार आप एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी आयत की लंबाई को मैंने बढ़ाकर 5 कर दिया, किसी आयत की लंबाई को बढ़ाकर मैंने 5 कर दिया। अब मुझे बताइए अगर मुझे क्षेत्रफल 20 यूनिट रखना हो, अगर मुझे क्षेत्रफल 20 यूनिट ही रखना हो, आयत का क्षेत्रफल 20 यूनिट रखना हो तो चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी कहोगे। देखिए आयत की लंबाई आपने बढ़ाकर 5 कर दी है। मैंने कहा हाँ कहोगे। देखिए अगर आपको क्षेत्रफल 20 यूनिट रखना है तो चौड़ाई वास्तव में कितनी रखनी पड़ेगी, 4 यूनिट रखनी पड़ेगी। अगर क्षेत्रफल मुझे 20 यूनिट रखना है तो ऐसी स्थिति में चौड़ाई आपको 4 यूनिट रखनी पड़ेगी। हाँ, अगर लंबाई मैंने 5 कर दिया है और क्षेत्रफल आपको 20 रखना है तो चौड़ाई आपको 4 यूनिट ही रखनी पड़ेगी। हाँ, कैसे यार डिवाइड करता है, यही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी करते हैं। ठीक है, यही प्रक्रिया हम यहाँ पर भी करेंगे। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, कह रहा है तो क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ
दोस्तों एक आयत है और उसकी दोस्तों एक आयत है और उसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब 1/4 की वृद्धि कर दी जाती है। अगर दोस्तों आयत की लंबाई में 1/4 की वृद्धि कर दी जाती है तो आयत की लंबाई हो कितनी जाती है? 5/4 हो जाती है। 5/4 हो जाती है। आयत की लंबाई क्या हो जाती है? 5/4 हो जाती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वास्तव में क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि लंबाई आयत की वास्तव में पहले 4 थी, पहले लंबाई आयत की 4 थी, तो अब लंबाई हो जाती है 5 यूनिट। हाँ, 1 मिनट रुकिए। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि यदि पहले लंबाई वास्तव में आयत की 4 थी, तो अब हो जाती है 5 यूनिट। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों अगर आयत की लंबाई में 25% की मतलब 1/4 की वृद्धि कर दी जाती तो आयत की लंबाई हो कितनी जाती? कहोगे 5/4 हो जाती। इसका मतलब क्या कहोगे? इसका मतलब ये है कि यदि आयत की लंबाई पहले 4 यूनिट थी, तो आयत की लंबाई अब हो जाती है 5 यूनिट। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? तो आगे कह रहा है कि तो आयत क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी होगी? हाँ। कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए, मतलब जो पहले क्षेत्रफल था अगर वही क्षेत्रफल आज भी रखा जाए आयत का, तो कह रहा है कि चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? हाँ। कह रहा है आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? इसका मतलब यही है कि यदि क्षेत्रफल पहले 1 यूनिट था, तो कह रहा है कि अगर आज भी क्षेत्रफल 1 ही यूनिट रखना हो, तो बताइए इसकी चौड़ाई में कितनी परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? कह रहा है कि बताइए उसके कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? मतलब यदि क्षेत्रफल पहले 1 यूनिट था, तो कह रहा है कि अगर आज भी 1 ही यूनिट क्षेत्रफल रखना हो, तो बताइए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? हाँ। दोस्तों जब आयत की लंबाई 4 यूनिट थी, तब क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट था। तब बताइए चौड़ाई कितनी थी? तो देखिए चौड़ाई वास्तव में चौड़ाई तब कितनी थी? हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों आयत की लंबाई बढ़ाकर 5 यूनिट कर दी गई है। हाँ। अब दोस्तों लंबाई आयत की बढ़ाकर 5 यूनिट कर दी गई है। अब दोस्तों अगर क्षेत्रफल मुझे दोस्तों लंबाई बढ़ाकर 5 यूनिट करने पर अगर क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई बढ़ाकर अब कर दी गई है 5 यूनिट। अब बताइए अगर मुझे क्षेत्रफल एक ही यूनिट रखना हो, तब आयत की चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए? कहोगे आयत की चौड़ाई वास्तव में इतनी रखनी चाहिए। हाँ। दोस्तों पहले चौड़ाई इतनी थी, लेकिन अगर हमें क्षेत्रफल समान रखना है तो आयत की चौड़ाई वास्तव में इतनी रखनी पड़ेगी। हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने इन दोनों का अनुपात ले लिया। अगर मैं अनुपात लेता हूं तो 5:4 निकल रहा है। मतलब वास्तव में पहले लंबाई मतलब देखा जाए तो पहले आयत की चौड़ाई वास्तव में कितनी 5 यूनिट थी, लेकिन अब अगर मतलब देखा जाए तो पहले आयत की चौड़ाई वास्तव में 5 यूनिट थी। हाँ। हाँ। लेकिन क्षेत्रफल अगर समान रखना है तो आयत की चौड़ाई अब हमें 4 यूनिट रखनी पड़ेगी। हाँ। मतलब देखा जाए तो अगर हमें क्षेत्रफल समान रखना है तो अपनी चौड़ाई में पहले के मुकाबले 1 की कमी करनी पड़ेगी। हाँ। 1 की कमी करनी पड़ेगी। और ये कमी किस पर करनी पड़ेगी? तो 5 पे करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितनी की करनी पड़ेगी? तो देखिए 20%। मतलब देखा जाए तो अगर हमें क्षेत्रफल समान रखना है तो हमें कुल मिलाकर चौड़ाई में 20% की कमी करनी पड़ेगी। हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, इसे तेजी से कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप एक को मानो, लेकिन ये आपको बेसिक तरीका है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहले लंबाई आयत की ये थी, लेकिन 25% वृद्धि करने के बाद लंबाई ये हो गई है। तो ये क्या है वास्तव में? कहोगे ये वास्तव में ये अगर मैं दोस्तों देखूं तो पहले लंबाई का अनुपात जो है 4:5 है। हाँ। दोस्तों वास्तव में पहले लंबाई 4 थी, लेकिन वृद्धि करने के बाद लंबाई हो गई है आयत की 5। तो ये वास्तव में अगर मैं देखूं तो ये 4:5, अगर 4:5 को अगर मैं इस प्रकार देखूं तो लंबाई का अनुपात आयत की लंबाई का अनुपात 4:5 है। हाँ। दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये वास्तव में चौड़ाई का अनुपात है। हाँ। हाँ। तो दोस्तों अगर मैं देखूं तो लंबाई का अनुपात 4:5 है और चौड़ाई का अनुपात जो है 5:4 है। हाँ। तो इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में लंबाई का जो अनुपात होता है, इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि जो लंबाई का अनुपात होता है उसका जस्ट उल्टा चौड़ाई का अनुपात होता है, और जो चौड़ाई का अनुपात जो होता है और चौड़ाई का जो अनुपात होता है इसका जस्ट ठीक उल्टा लंबाई का अनुपात होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है। अगर मैं आपकी जगह होता तब मैं कैसे सॉल्व करता, ये भी देख लीजिए। हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी गई है। हाँ, मतलब 1/4 की वृद्धि की जाती है। अगर तो 1/4 की वृद्धि की जाती है तो आयत की लंबाई हो कितनी जाती है? 5/4 जाती है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि यदि आयत की लंबाई पहले 4 यूनिट थी, तो अब आयत की लंबाई 5 यूनिट हो जाती है। हाँ। इसका मतलब यही है कि यदि आयत की लंबाई पहले 4 यूनिट थी, तो अब आयत की लंबाई 5 यूनिट हो जाती है। हाँ। ठीक है। आगे कह रहा है तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी? हाँ।
ये तो कह रहे कहोगे हाँ। दोस्तों ये क्या कहोगे, ये वास्तव में लंबाई का अनुपात है। हाँ हाँ। तो आप मुझे बताइए चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, कहोगे देखिए चौड़ाई का अनुपात वास्तव में 4:5 होगा। कहोगे देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में जो लंबाई का अनुपात, इस प्रकार के क्वेश्चन में जो लंबाई का अनुपात होता है इसका ठीक उल्टा चौड़ाई का अनुपात होता है, और जो चौड़ाई का अनुपात होता है इसका ठीक उल्टा लंबाई का अनुपात होता है। तो इस प्रकार देखें तो अगर लंबाई का अनुपात ये है तो चौड़ाई का अनुपात ये होगा। हाँ, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि जब इसका मतलब यही है कि पहले लंबाई, इसका मतलब यही है कि जब लंबाई हमारी 4 यूनिट थी तब उस समय चौड़ाई हमारी 5 यूनिट थी। हाँ ना, इसका मतलब यही है कि पहले चौड़ाई हमारी 5 यूनिट थी। अब अगर हमें अगर अगर अब अगर हमें दोस्तों इसका मतलब यही है कि पहले लंबाई, इसका मतलब दोस्तों यही है कि जब लंबाई हमारी 4 यूनिट थी तब उस समय हमारी आयत की चौड़ाई 5 यूनिट थी। हाँ हाँ। अब दोस्तों लंबाई बढ़ाकर अगर 5 कर दिया गया और क्षेत्रफल हमें समान रखना है, तो अब चौड़ाई वास्तव में 4 यूनिट रखनी पड़ेगी। हाँ हाँ। दोस्तों पहले चौड़ाई 5 यूनिट थी, अब अगर क्षेत्रफल हमें समान रखना है तो चौड़ाई हमें वास्तव में 4 यूनिट रखनी पड़ेगी, मतलब एक कम रखनी पड़ेगी पहले के मुकाबले। हम एक चौड़ाई में एक की कमी करनी पड़ेगी पहले के मुकाबले, और ये कमी किस पर करनी पड़ेगी, तो 5 पे करनी पड़ेगी। तो 100 पे कितनी करनी पड़ेगी, तो आएगा 20%। मतलब देखा जाए तो अगर हमें क्षेत्रफल समान रखना है तो कुल मिलाकर चौड़ाई में 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो आप इस प्रकार तेजी से जवाब दे सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैं यहाँ पर से अच्छा ठीक तो है, ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देखने को हाँ, इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 16 सही 2/3% की मतलब 1/15 की वृद्धि की जाती है, नहीं 1/6 की वृद्धि की जाती है, तो आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ। दोस्तों एक आयत की लंबाई है, एक आयत है और उसकी लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, मतलब 1/6 की वृद्धि की जाती है। आप मुझे बताइए अगर आयत की लंबाई में 1/6 की वृद्धि की जाती है तो आयत की लंबाई हो कितनी जाती है, 7/6 हो जाती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है दोस्तों आयत की लंबाई क्या हो जाती है, कहोगे 7/6 होती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि आयत की लंबाई पहले 6 थी तो अब आयत की लंबाई 7 हो जाती है। हाँ हो गया। इसका मतलब क्या कहोगे, देखिए अगर आयत की लंबाई अब 7/6 हो जाती है तो इसका मतलब यही है कि यदि आयत की लंबाई पहले 6 थी तो अब आयत की लंबाई वास्तव में 7 यूनिट हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ, इसका मतलब यही है कि यदि आयत का क्षेत्रफल पहले 1 यूनिट था तो कह रहा है अगर आज भी एक ही यूनिट रखना हो, तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी करनी है, तो चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ, ये कह रहा है तो हाँ। ठीक है दोस्तों, पहले आयत की लंबाई 6 यूनिट थी और क्षेत्रफल 1 यूनिट था, तो वास्तव में चौड़ाई वास्तव में तो उस समय वास्तव में चौड़ाई वास्तव में आयत की इतनी थी। हाँ, अब दोस्तों लंबाई को बढ़ाकर 7 यूनिट कर दिया गया। ठीक है, अब दोस्तों लंबाई अगर 7 यूनिट कर दिया गया और क्षेत्रफल उस स्थिति में भी एक ही रखना हो तो चौड़ाई कितनी रखनी पड़ेगी, तो चौड़ाई इतनी रखनी पड़ेगी। हाँ, पहले चौड़ाई इतनी थी लेकिन अगर क्षेत्रफल आपने समान रखना है तो अब चौड़ाई इतनी रखनी पड़ेगी। मैं अनुपात ले ले रहा हूँ, तो 7:6 है। मतलब पहले चौड़ाई वास्तव में 7 यूनिट थी, अगर अब क्षेत्रफल समान रखना है तो चौड़ाई अब हमें 6 यूनिट रखनी पड़ेगी, मतलब पहले के मुकाबले एक चौड़ाई में एक कमी करनी पड़ेगी। हाँ, कम रखनी पड़ेगी, मतलब पहले के मुकाबले चौड़ाई एक कम रखनी पड़ेगी। और ये कम किस पर करेंगे, कहोगे 7 पे करेंगे, तो 100 पे कितना, तो आएगा 14 सही 2/7। मतलब देखा जाए तो अगर हमें क्षेत्रफल समान रखना है तो चौड़ाई में हमें 14 सही 2/7 की कमी करनी पड़ेगी, 14 सही 2/7 की कमी करनी पड़ेगी। आप मेरी बात से सहमत हो, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। ठीक है जी। अगर बात आती है कि मैं तेजी से कैसे कर सकता हूँ, आपको मैंने बताया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में लंबाई का जो अनुपात होता है उसका ठीक उल्टा चौड़ाई का अनुपात होता है, और चौड़ाई का जो अनुपात होता है उसका ठीक उल्टा लंबाई का अनुपात होता है। हाँ हाँ। दोस्तों एक आयत था और उसकी लंबाई में 16 सही 2/3% की वृद्धि की जाती है, मतलब 1/6 की वृद्धि की जाती है। अगर 1/6 की वृद्धि की जाती है तो आयत की लंबाई वो कितनी जाती है, तो 7/6 हो जाती है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि आयत की लंबाई पहले 6 यूनिट थी तो अब आयत की लंबाई 7 यूनिट हो जाती है। तो ये क्या है, कहोगे ये लंबाई का अनुपात है। हाँ, ठीक है, आगे कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल समान रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। हाँ, ठीक है दोस्तों, ये क्या है, कहोगे लंबाई का अनुपात है। तो चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, देखिए चौड़ाई का जो अनुपात होगा इसका ठीक उल्टा होगा, लंबाई के अनुपात का ठीक उल्टा होगा, मतलब वास्तव में चौड़ाई का जो अनुपात होगा 6:7 होगा, कहोगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जब आयत की लंबाई वास्तव में 6 यूनिट थी तो उस समय चौड़ाई वास्तव में 7 यूनिट। मैंने कहा हाँ, तो अगर देखिए अब लंबाई अगर बढ़कर 7 यूनिट हो गई है तो उस स्थिति में हमें क्षेत्रफल समान रखने के लिए आयत की चौड़ाई 6 यूनिट रखनी पड़ेगी। हम तो पहले आयत की चौड़ाई 7 यूनिट थी,
अब क्षेत्रफल अगर समान रखना है तो आयत की चौड़ाई वाकई में 6 मीटर रखनी पड़ेगी, मतलब एक कम रखना पड़ेगा पहले के मुकाबले, और ये कम एक कम करना पड़ेगा पहले के मुकाबले, और ये कम किस पर करेंगे, तो 7 पे करेंगे, तो 100 पे कितना करेंगे, तो आएगा 14 सही जोड़ के 7। मतलब देखा जाए तो अगर हमें क्षेत्रफल समान रखना है तो आयत की चौड़ाई में 14 सही जोड़ के 7% की कमी करनी पड़ेगी। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, पसंद को नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये सारी चीजें बहुत ही अच्छी रहेगी, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत, नमस्कार।